हेलो, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब सही होंगे, सब स्वस्थ रहें और जो भी सरकार के गाइडलाइंस हैं इस कोविड से बचने के लिए वो सब फॉलो करें, घर पे रहें, मेहनत करें, प्रिपरेशंस करें एग्ज़ाम की, इसको मत डिले करें, ठीक है। और मैं जैसे आपसे मैंने बोला था कि मैं आपकी जर्नी में काफ़ी हेल्प करूंगा, तो इसी के रिगार्डिंग में आपके लिए एक दूसरे टॉपिक पे इकोनॉमिक्स के ही वीडियो लेके आऊँ, ये मनी सप्लाई पे। अब ये टॉपिक बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप स्टेट का एग्ज़ाम ले लो, चाहे आप सेंटर का कोई एग्ज़ाम ले लो, चाहे यूपीएससी ले लो, चाहे केएस ले लो। मनी सप्लाई पे क्वेश्चन हमेशा हमेशा आएगा ही आएगा। और मैं ऐसी मनी सप्लाई पढ़ाऊंगा या फिर ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाऊंगा कि आपको उसके बाद किसी भी यूट्यूबर या फिर किसी भी ऑनलाइन टीचर की वीडियो देखने की कभी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। और मैं छोटे से छोटे लेवल पे किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा और ऊपर से ऊपर तक के लेवल पे किस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा मनी सप्लाई में, वो आपको समझाऊंगा, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन कैसे क्या आए हैं, क्या टैकल करने का उनको तरीका है, जैसे मैंने आपको बताया है वो तो मैं टैकल करूंगा, ठीक है। और किस लेवल पे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं आपको मनी सप्लाई पे पढ़ाऊंगा, ठीक है। अच्छा, आज का टॉपिक शुरू करते हैं, मनी डिमांड, सप्लाई एंड क्रिएशन, जिसमें हम देखेंगे कि डिमांड किसी को मनी की क्यों होती है। जैसे मैंने आपको कल पढ़ाया था मनी, पेपर मनी और लीगल टेंडर, वो समझ आया था। उसके बाद लोगों को क्यों डिमांड पड़ी मनी की, क्यों चाहिए हम सबको मनी, किस चीज़ के लिए चाहिए हम सबको मनी, ठीक है। क्यों हम मारा फिर रहे हैं उस मनी के लिए, क्यों चाहिए, किस चीज़ के लिए। तो डिमांड ऑफ मनी क्यों पड़ी हमें इस चीज़ की डिमांड को, उसको एक इकोनॉमिस्ट है काइनीज, ये बताते हैं कि किसी भी आदमी को मनी जो है, जो पैसा जो है, जो लीगल टेंडर है, जो मैंने आपको कल बताया था, कोई भी मनी जो है वो आदमी को वो कहते हैं कि 3 मोटिव के हिसाब से उनको मनी चाहिए। 3 मोटिव के हिसाब से। पहला, ट्रांजैक्शन मोटिव से। अब देखो ये टेक्निकल टर्म है ट्रांजैक्शन मोटिव से, अब इसको देशी भाषा में समझेंगे ट्रांजैक्शन मोटिव क्या। मुझे कपड़े लेने हैं, किसी को पैसे उधारे देने हैं, कुछ भी खरीदना है, कुछ भी लेके घर में जाना है, सब्जी लेनी है, कपड़े लेने हैं, दूध दही कुछ भी लेना है, ट्रांजैक्शंस करनी है, तो मुझे कुछ तो चाहिए ना, हाथ में कुछ मनी तो चाहिए। और वो मनी कैसी होगी, लीगल टेंडर होगा, तभी तो मैं वो उससे ट्रांजैक्शन मोटिव से मनी चाहिए। तो आदमी कुछ मनी उन्होंने क्यों डिमांड करता है मनी, क्योंकि उसको ट्रांजैक्शन मोटिव के हिसाब से मनी चाहिए होती है, ठीक है। इसलिए मनी की डिमांड जो है वो क्रिएट होती है। दूसरा, प्रिकॉशनरी मेजर्स। अब कह रहा है कि एक बंदा है, उसके पास कुछ मनी जो है ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए रखे और कुछ प्रिकॉशनरी मोटिव, मींस कि कल को क्या पता कुछ अनहोनी हो जाए या फिर कुछ गलत हो जाए, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, बैकअप रख लेता हूँ कुछ पैसा। जैसे हम सब सेविंग करते हैं, यार कुछ कल को अगर कुछ हो गया या कुछ ऊपर नीचे हो गया, उसके लिए मेरे पास क्या रहना चाहिए, मनी बैकअप रहना चाहिए। तो इसी वजह सेकंड मोटिव के हिसाब से आदमी क्या करता है, मनी की डिमांड होती है। और तीसरा, स्पेकुलेटिव मोटिव से। और इन दोनों मोटिव से अगर किसी का पैसा बच जाता है तो बोलता है चल यार स्पेकुलेटिव मोटिव से मनी रख लेता है। मीन्स स्पेकुलेटिव मोटिव से मीन्स सट्टेबाजी करना है ना। ऐसे आईपीएल चल रहा है, अब लोग सट्टेबाजी करना शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। तो काइनीज ने कहा कि हर कोई बंदा इन 3 मोटिव हिसाब से मनी की डिमांड करता है, उसको आदमी को मनी इन 3 मोटिव हिसाब से चाहिए, ठीक है। मान लो मुझे डिमांड है 200 रुपए की, ठीक है। उसमें से मान लो 100 रुपये मेरा 200 रुपये की डिमांड, उसमें से मान लो 50 रुपये मैं क्या रख रहा हूं ट्रांजैक्शन मोटिव से, कि मेरा महीने का खर्चा कितने रुपए में चल जाता है, 50 रुपये में, तो 50 रुपये मुझे ट्रांजैक्शन मोटिव से रखने पड़ेंगे, ठीक है। उसमें से मैं क्या करूंगा, अब मेरे पास बच गए 150 रुपया, 150 रुपये में क्या करूंगा, 100 रुपया रख लूंगा कि यार कल को कुछ हो गया, ऊपर नीचे हो गया, मेरी टांग टूट गई, मेरी हाथ टूट गया, एक्सीडेंट हो गया, तो उसके लिए मुझे तो कुछ दवाइयां खरीदने के लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा बहुत सेव करके रख लूंगा, 100 रुपये मैं सेव करके रख लूंगा। अब मेरा बच गए 50 रुपये, मैं करूंगा यार मेरे महीने का खर्च भी पूरा हो गया, जो सेविंग मुझे रखनी थी वो भी रख ली है। अब यार चल आईपीएल का सीजन चल रहा है, चल भाई यहाँ फिर शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा इंटरेस्ट मिल रहा है, चल यार मैं क्या करता हूँ वो 50 रुपये स्पेकुलेटिव मोटिव से मैं क्या करता हूँ उसमें रख लेता हूँ कि भाई चलो सट्टेबाजी करने में मैं ये पैसा रख लेता हूँ। तो उन्होंने बोला, काइनीज ने समझाया कि मनी की डिमांड इन 3 मोटिव्स के लिए होती है। किसी आदमी को मनी इन 3 मोटिव के हिसाब से चाहिए, ठीक है, समझ आया। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक आता है सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है, कि किस तरह सप्लाई होती है मनी। अब सप्लाई में हम कहते हैं 2 चीजें पढ़ते हैं। अब देखो बैंक है, उसके पास टाइम लायबिलिटी रहती है और डिमांड लायबिलिटी रहती है। मतलब टाइम लायबिलिटी का मतलब क्या है, उसमें आते हैं फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। देखो
टाइम लायबिलिटी मतलब हम जब बैंक में जाते हैं, देखो खाता जो होगा, ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं वो फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं अपनी बेटी के नाम से, या फिर आपने 10 साल के लिए करवा दिया, 15 साल के लिए करवा दिया, तो वो क्या है, फिक्स डिपॉजिट है। ठीक है, अब इसको टाइम लायबिलिटी क्यों कहता है? बैंक तो लायबल है आपको पैसा देने के लिए, बट वो क्या है, 10 साल के बाद आपको लायबल है पैसा देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मानो मैंने फिक्स डिपॉजिट का अकाउंट खुलवाया बैंक में, ठीक है, अब उस पर मैंने 10 साल के लिए मैंने बोला कि भाई मेरा 1 लाख रुपए इस पर क्या कर दे, फिक्स कर दे, और उस फिक्स डिपॉजिट का मैच्योरिटी पीरियड कितना है, 10 साल। 10 साल है, और बैंक ने बोला कि ठीक है 10 साल बाद मैं आपको क्या करूंगा, 1 लाख पे 10% इंटरेस्ट दूंगा, तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, 10% इंटरेस्ट के साथ आपका पैसा 10 साल के बाद वापस करूंगा। मतलब वो बैंक 10 साल के बाद मुझे मेरा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट देने के लिए लायबल है। समझ आया? दैट इज टाइम लायबिलिटीज है। अब मान लो मुझे 2 साल बाद जरूरत पड़ गई, अब मैं बोलूंगा भाई मेरा 1 लाख रुपया तेरे पास पड़ा हुआ है, तो मुझे तो बोलेगा भाई मैं तो 10 साल के बाद तुझे ये देने के लिए लायबल हूं, मैं तो 2 साल के बाद लेने आ गया। तो बैंक क्या करेगा, उस पर फिर थोड़ी बहुत पेनल्टीज काट लेगा। जो इस तरह के अकाउंट में उसको कहते हैं टाइम लायबिलिटीज। ठीक है, दूसरी आते हैं डिमांड लायबिलिटी, जिसमें आपके करंट अकाउंट्स और सेविंग अकाउंट्स आते हैं। जैसे मान लो मेरा सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट होता है और सेविंग अकाउंट होता है। जैसे सेविंग अकाउंट लो, सेविंग अकाउंट मेरा है, आप जैसे मेरे सेविंग अकाउंट में 10,000 रुपये हैं। ठीक है, जब मुझे डिमांड होगी, जब मुझे नीड होगी पैसे की, मैं जाऊंगा उस अकाउंट से मैं पैसे निकलवा सकता हूं। ठीक है, तो वो क्या है, डिमांड लायबल है। जब आपको उस पैसे का डिमांड होगी, जब आपको उस पैसे की नीड होगी, तो बैंक आपको वो देने के लिए क्या है, लायबल है। ठीक है, ये 2 टाइप की लायबिलिटीज रहती हैं बैंक के ऊपर। ठीक है, अब देखो ये एक साइड नोट है, देखो यूपीएससी जो है वो आपसे डिफिकल्टी लेवल पे नहीं जाएगा, बट वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपको उस टॉपिक के बारे में कितनी समझ है। और यूपीएससी जब भी क्वेश्चन पूछता है या केएस का भी क्वेश्चन पूछता है, वो आपकी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, और वो नॉलेज बेस्ड मैक्सिमम क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज होते हैं। ठीक है, अब देखो इस लाइन का मतलब देखो, कह रहा है अमाउंट ऑफ मनी हेल्ड इन कैश, कि जितना भी पैसा किसी के हाथ में कैश में है, वो कह रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द इंटरेस्ट रेट। देखो कैसे, ये कैसे होगा, मान लो ये बैंक है, बैंक मुझे क्या कर रहा है, बोल रहा है कि मेरे पास जो पैसा जमा कराएगा मैं उसको 10% इंटरेस्ट दूंगा। ठीक है, और मेरे पास क्या है, 1 लाख रुपए है, मेरे पास क्या है, 1 लाख रुपए है। अब वो 1 लाख जब मेरे पास है तो उसका कुछ इंटरेस्ट तो मुझे मिल नहीं रहा। मैं देखूंगा कि भाई बैंक मुझे ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहा है, तो मैं क्या करूंगा, 1 लाख रुपया जाके बैंक में डिपॉजिट करवा दूंगा। तो जो मेरे पास कैश होगी वो उसमें 1 लाख की कमी आएगी। समझ आया? मतलब कि अगर कोई बैंक ज्यादा इंटरेस्ट रेट देगा तो आदमी के हाथ में कैश उतनी कम रहेगी। अगर इसका ऑपोजिट लो, अगर मेरे पास 1 लाख रुपया है और बैंक बोल रहा कि भाई मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है, मैं किसी का डिपॉजिट नहीं लूंगा, आप डिपॉजिट करोगे तो मैं क्या करूंगा, आपको 0% इंटरेस्ट दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा यार ऐसे ही बैंक में क्यों पैसा डालना, कल को बैंक डूब गया तो मेरा पैसा डूब जाएगा, वैसे तो इंटरेस्ट मुझे दे नहीं रहा। तो लोग क्या करेंगे, अपने पास ही तिजोरियों में पैसा रखना शुरू कर देंगे। मतलब लेस इंटरेस्ट तो कैश इन हैंड में ज्यादा बढ़ेगी। तो मतलब हाथ में पैसा और इंटरेस्ट रेट का रिलेशन क्या है, इनवर्स रिलेशन। ज्यादा इंटरेस्ट देगा बैंक तो लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पैसा अपना बैंक में जमा करवाएंगे। कम इंटरेस्ट देगा बैंक तो लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पैसा अपनी तिजोरियों में रखेंगे। मतलब ज्यादा इंटरेस्ट रेट तो हाथ में पैसा उतना कम। ठीक है, और अगर कम इंटरेस्ट दे रहे हैं तो हाथ में पैसा उतना ज्यादा। तो ये इनवर्सली रिलेशन है। ठीक है, ये याद रखना, ध्यान रखना, ये बेसिक है। ये सब चीजें आगे मॉनेटरी पॉलिसी में यूज होंगी। ठीक है, अब देखो जो मैंने आपको बताया टाइम लायबिलिटीज पे और डिमांड लायबिलिटीज पे, इस पे 2019 पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, देखो कीवर्ड याद रखना, इज नॉट जो नहीं है, इज नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया। कि भारत में जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, अब बोलोगे सर ये कमर्शियल बैंक्स कौन से होते हैं, जब मैं बैंकिंग पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कमर्शियल बैंक्स कौन से होते हैं। ठीक, अब मान लो कोई भी बैंक मान लो, ये कह रहा है कि जो भारत में बैंक्स हैं इनमें से चारों में से कौन सा उनका एसेट्स में नहीं आता है। ठीक है, अब देखो एसेट में नहीं आता। अब मैंने आपको पढ़ाया कि क्या है डिमांड, जो डिमांड है क्या है, लायबिलिटीज है।
जो भी हम डिपॉजिट करते हैं, जैसे डिपॉजिट करते हैं, जैसे सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट किया, करंट अकाउंट डिपॉजिट किया, कोई भी जो डिपॉजिट करते हैं वो क्या रहती हैं, बैंक की लायबिलिटीज रहती हैं, वो तो एसेट्स होता ही नहीं। तो इसमें सीधा सा क्या आ रहा है, डिपॉजिट। तो इसमें आंसर क्या होगा, बी। क्यों? क्योंकि जो डिपॉजिट होता है वो बैंक पे क्या रहती है, लायबिलिटीज रहती है, वो तो उसका एसेट है ही नहीं। तो इसका डायरेक्ट आंसर आएगा बी। ठीक है, समझ आया? तो हमने टॉपिक में देख लिया मनी डिमांड। ठीक है, क्यों डिमांड बढ़ी, 3 तरीके से डिमांड बढ़ी मैंने आपको बताया। और बैंक में 2 टाइम डिपॉजिट लायबल रहता है और डिमांड लायबल रहता है। ठीक है, उसके बाद आता है कि मेजर ऑफ मनी सप्लाई, नेक्स्ट टॉपिक। और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी इकोनॉमी में कितना ज्यादा मनी है, उस इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कितनी ज्यादा है, वो हमें किस तरह से पता लगता है। जैसे मान लो इंडियन इकोनॉमी है, तो भारत की जो इकोनॉमी है इसमें कितनी ज्यादा मनी की सप्लाई है ना, तो वो हमें किस तरह से पता लगती है, उसका मेजरमेंट किस तरह से होता है, उसको कैसे मापा जाता है। ठीक है, वो देखेंगे हम। तो मनी सप्लाई कह रहा है कि क्या होगी, टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी, किसी गिवन टाइम में, यूजुअली एक साल की बात करते हैं कि एक साल में या फिर किसी उस टाइम पे कि उस इकोनॉमी में कितना अमाउंट ऑफ मनी है, मतलब कितने लाखों हजारों करोड़ रुपया उस इकोनॉमी में है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं मनी सप्लाई। ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि उस जितना पैसा है, कि हमें कैसे पता लगेगा कि भाई भारत की इकोनॉमी में कितना अमाउंट है, पैसे का कितनी मात्रा है, तो उसके लिए हमें उसको क्या करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा, मापना पड़ेगा। वो हम कैसे मापते हैं? ठीक है, अब देखो समझ आया, मनी सप्लाई का मतलब है कि किसी इकोनॉमी में कितना ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी है, कितने लाखों करोड़ों रुपया उस इकोनॉमी में है, उसको कहते हैं उस देश की मनी सप्लाई। उसको मेजर किस तरह से करते हैं? आप पूछोगे सर इसकी हमें क्या जरूरत पड़ गई, हमें मेजर करने की जरूरत क्या, जितना होगा उस देश में, जितना ज्यादा होगा उतना देश अमीर होगा, तो हमें क्यों तामझाम करना कि हम उसको मेजर करने चले, कोई बैंक इतना रिसोर्स खर्च करेगा। तो क्यों मेजर करना पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर रखना कि डेट हेल्प इन डिटर्मिनेशन, कि वो हमें फाइंड आउट करने में मदद करता है। क्या? इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट ऑफ डिपॉजिट एंड लोन्स। ठीक है, आप बोलोगे कि सर ठीक है, रट्टा तो मैंने मार लिया कि ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया कि क्यों जरूरत पड़ती है हमें मनी को मेजर करने के लिए। आपने बोल दिया था सर कि ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करनी पड़ती है, इन्फ्लेशन को डिटर्मिनेट करने के लिए और इंटरेस्ट रेट को डिटर्मिनेट करने के लिए। अब किस तरह से देखो, इन्फ्लेशन को, अगर किसी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन देखनी है तो वो क्या देखेंगे कि इस कंट्री में मनी सप्लाई कितनी है। कैसे? इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि राइज इन प्राइस। ठीक है, इन्फ्लेशन भी पढ़ाऊंगा जब इन्फ्लेशन वाला टॉपिक आएगा, कौन कौन से टाइप ऑफ इन्फ्लेशन होती है। ठीक है, कैसे इसको टैकल किया जाता है। बट अभी बेसिक समझ लो इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन मतलब क्या है, जो चीज तुम्हें पहले 10 रुपए की मिलती थी, आप कितने की मिल रही है, 15 रुपए की। मीन्स आपकी पैसे की वैल्यू में क्या हुआ, कमी आई। पहले वही चीज आपको 10 रुपए की मिलती थी, अब वो कितने की मिल रही है, उसको चीज को चुकाने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, 15 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। मीन्स पैसे की वैल्यू में कमी आएगी नहीं आई। पहले वो 10 रुपए की मिलती थी, उसकी वैल्यू 10 रुपए की थी, अब आपकी वो 10 रुपए की चीज अब आपको 15 रुपए में मिलना शुरू हुई। मीन्स पैसे की वैल्यू में कमी आई, दैट इज इन्फ्लेशन। वो चीज क्या हो चुकी है, महंगी हो चुकी है। अब महंगी दो तरीकों से कोई चीज महंगी होगी। क्यों महंगी होगी? या तो उसकी सप्लाई कम हो जाएगी, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, सप्लाई कम हो जाएगी मतलब वो चीज बनना कम हो जाएगी। ठीक है, और डिमांड तो चाहिए उस चीज की, तो चीजें क्या होना शुरू हो जाएगी, महंगी। जैसे कि आप देख लो, इस समय आम का सीजन है। ठीक है, अभी आम का जैसे जैसे धीरे धीरे सीजन आना शुरू हुआ, अभी मान लो आम 100 रुपए किलो बिक रहे हैं। ठीक है, अभी अगले महीने आम का सीजन, यहां भी लोकल आम चलना शुरू होगा, सीजन कम होना शुरू होगा, तो क्या हो जाएगा, सप्लाई बढ़ जाएगी। सप्लाई बढ़ जाएगी आम की, ये 100 रुपए किलो आपको 50 रुपए किलो बिकना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब मान लो 6 महीने बाद क्या हुआ, इन आमों की सप्लाई क्या होना शुरू हो जाएगी, खत्म होना शुरू हो जाएगी। वही आम आपको 200 रुपए किलो मिलना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सप्लाई में क्या आ गई, कमी आ गई। तो आम में क्या आ गया, इन्फ्लेशन आ गया। क्यों? उसके प्राइसेस राइज हो गए। ठीक है, दैट इज इन्फ्लेशन। तो मनी सप्लाई किस तरह से हमें हेल्प करेगी, और देखो मनी सप्लाई किस तरह से हेल्प करेगी। मान लो 2 पेन है, 2 पेन है, आप उसके खरीदार कितने हैं, 3, ए
बी, सी। ठीक है, अब मनी सप्लाई मतलब अमाउंट ऑफ पैसा इनके पास बहुत ज्यादा है। इसके पास 1 लाख रुपया है, इसके पास 2 लाख, इसके पास 3 लाख है। तो ये बोलेगा कि भाई एक पेन मुझे दे दे, बाकी इनको दे दे। ठीक है, ये बोलेगा भाई मैं तुझे 1 लाख रुपए दे दूंगा एक पेन का। ये बोलेगा नहीं भाई मुझे दे, मैं तुझे 2 लाख दूंगा। ये बोलेगा एक मुझे दे, एक मैं तुझे 3 लाख दूंगा। तो ये क्या करेगा, एक पेन 3 लाख वाले को दे देगा, एक 2 लाख वाले को दे देगा। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा प्राइस राइज हो गया, दैट इज ऑल्सो इन्फ्लेशन। और प्राइस राइज क्यों हुए? क्योंकि इनके पास अमाउंट ऑफ मनी बहुत ज्यादा था। ठीक है, तो इसीलिए अमाउंट ऑफ मनी सप्लाई किसी इकोनॉमी में कितनी है, ये हमें हेल्प करता है कि उस इकोनॉमी में इन्फ्लेशन, राइज ऑफ प्राइस कितना ज्यादा है। और दूसरा इंटरेस्ट रेट देखो, इंटरेस्ट रेट के किस तरह से डिटर्मिनेशन होती है ये चीजें। देख लो, मैं बिजनेसमैन हूं, मुझे पैसा चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, मुझे पैसा चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब कोई पैसा जो है पेड़ पे तो उगा नहीं है, मैं जाऊंगा पत्तों की तरह पेड़ पे वो उखाड़ लिया पैसा और जाके इन्वेस्ट कर दिया, अपनी फैक्ट्री लगा दी कुल्फियों की। ठीक है, अब मुझे कहीं ना मार्केट से पैसा उठाना पड़ेगा। मान लो 10 लाख की फैक्ट्री लग रही है मेरी, अब मेरे पास कुछ तो सेविंग होगी। मान लो 2 लाख रुपया मेरे पास सेविंग है। अब मुझे कितना पैसे की कमी है, 8 लाख रुपए की मुझे क्या है कमी है। अब ये 8 लाख मुझे कहां से मिलेगा, बैंक से मिलेगा या फिर किसी आर्टरी से मिलेगा, जो मुझे कैसे देगा पैसा, इंटरेस्ट पे देगा। ठीक है, अगर किसी इकोनॉमी में पैसा बहुत कम है, बहुत कम पैसा है किसी इकोनॉमी में, आगे पैसा बहुत कम है, इसको पैसा चाहिए, तो इसको अगर पैसा चाहिए, ये अगर किसी पैसा उठाएगा तो इसको क्या देना पड़ेगा, जो इसको पैसा देगा वो इससे क्या डिमांड करेगा, हाई इंटरेस्ट की डिमांड करेगा। बोलेगा भाई पैसे की आ गई बहुत किल्लत है, मैं तुझे पैसे दे रहा हूं, बट भाई मैं तुझे 1 लाख रुपए के ऊपर 20% इंटरेस्ट पे दूंगा, मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट के ऊपर पैसा दूंगा। जो लोन्स मिलना शुरू होंगे तुम्हें कॉस्टली मिलना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मनी ही, अमाउंट ऑफ मनी उस इकोनॉमी में क्या है, बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, और अब इसको उल्टा लो, अगर अमाउंट ऑफ मनी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा है, मतलब हर जगह पैसा पैसा बिखरा हुआ है, गलियों में पैसा बिखरा हुआ है, छतों पे पैसा बिखरा हुआ है ना, तो आपके पास पैसा इतना ज्यादा, तो आप तो लोग बोलेंगे भाई ये ले मेरा पैसा, जाके अपनी फैक्ट्री में इन्वेस्ट कर, तो मैं बदले में तेरे से कोई इंटरेस्ट नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि पैसा इतना ज्यादा, उसके पास हजारों में, इस बिजनेसमैन के पास हजारों ऑप्शंस होंगे पैसा उठाने का, है ना, तो वो ये देखेगा जो इसको कम इंटरेस्ट पे पैसा देगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेशन होगी ना इंटरेस्ट की, कि किस इकोनॉमी में इंटरेस्ट कब ज्यादा होगा, किस इकोनॉमी में इंटरेस्ट कब कम होगा, तो वो कैसे पता लग जाएगा, मनी सप्लाई से। अगर मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है तो उस इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट्स या फिर लोन उतने ही सस्ते होंगे। अगर अमाउंट ऑफ मनी उस इकोनॉमी में बहुत कम है, पैसा बहुत कम है उस इकोनॉमी में, तो लोन्स और इंटरेस्ट रेट उतने ही ज्यादा होंगे। समझ आए? तो इसीलिए जो मेजरमेंट है मनी सप्लाई का, है ना, तो हमें हेल्पफुल करता है उस देश में इन्फ्लेशन कितनी है वो जानने के लिए, और इंटरेस्ट रेट क्या होगा, लोन्स हमें सस्ते मिलेंगे या महंगे मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमें हेल्प करता है। ठीक है, ये याद रखना क्यों। उसके बाद देखो कह रहा कि आरबीआई जो है, अब देखो मेजरमेंट तो कौन करेगा, मैं उठा के जाके स्केल लेके तो इकोनॉमी नापने तो नहीं निकल जाऊंगा, है ना, तो कौन करता है कि कितनी मनी सप्लाई है, या कंट्रोल भी कौन करता है, आरबीआई करता है। ठीक है, तो वो ही इसको मेजर करता है, कौन करता है, आरबीआई। तो कहता है आरबीआई जो है वो बहुत सारे इंडिकेटर से मेजर करता है, M1, M2, M3 और M4। आप बोलोगे सर M1, M2, M3, M4 होता क्या है, इसके लिए आपको ये टर्म्स रटनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेगी कि M1 में कौन सी मनी आती है, M2 में कौन सी मनी आती है, M3 में कौन सी मनी आती है और M4 में कौन सी मनी आती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, ये ऐसे आप ग्राफ देख रहे हो, ये कमर्शियल बैंक्स हैं। अब कमर्शियल बैंक्स में 2 तरह के डिपॉजिट होते हैं, एक तो डिमांड डिपॉजिट होंगे, दूसरा टाइम डिपॉजिट होंगे। इसी तरह पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग बैंक्स होते हैं। पहले बहुत सारे लोग पोस्ट ऑफिस में भी खाता खुलवाते थे, तो वहां भी कैसे डिपॉजिट होंगे, डिमांड डिपॉजिट होंगे और टाइम डिपॉजिट होंगे। ठीक है, आप पहले देखो M1 को देखते हैं। M1 में कौन सी आई, CU। CU का मतलब क्या है कि जितनी भी मनी पब्लिक के हाथों में है। देखो मेरे पास 10 लाख रुपया, तो मैंने 10 का 10 ही बैंक में तो जमा करवा के नहीं रखा। समझ आ रही है? जितने भी हमारी जनसंख्या है भारत की, उसने कुछ ना कुछ तो अपने पास पैसा रखा हुआ है। ठीक है, तो CU क्या है, जो पॉपुलेशन ने अपने पास पैसा रखा हुआ है। M1 में क्या आएगा, वो पैसा जो लोगों ने अपने पास रखा हुआ है, प्लस बैंक में जो डिमांड डिपॉजिट है।
टाइम डिपॉजिट वाले नहीं, जो डिमांड डिपॉजिट। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा एम। मान लो 10 रुपए क्या है, लोगों ने सबके पास 10 रुपए हैं टोटल, और 10 रुपए ही बैंक में डिमांड डिपॉजिट में है। तो आरबीआई क्या करेगा, इन दोनों को प्लस करेगा, बोलेगा कि M1 हमारे पास कितना है 20 रुपए। ऐसा 10-10 नहीं होंगे, बट मैं ऐसे हाइपोथेटिकली आपको फिगर बता रहा हूं, एक्चुअली में तो वो लाखों करोड़ों में होगा। ठीक है, अब M2 कैसे निकालेगा, M2 कैसे निकालेगा, वही क्या करेंगे, पहले जो पॉपुलेशन का कितना पैसा वो करेगा, ऐड करेगा डिमांड वाला डिपॉजिट जो बैंक में है, प्लस डिमांड वाला डिपॉजिट जो पोस्ट ऑफिस के सेविंग में। मतलब डिमांड डिपॉजिट प्लस करेगा एक कमर्शियल बैंक वाला और एक पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक्स वाला, टाइम वाले नहीं, दोनों के डिमांड वाले। ठीक है, तो ये इनको प्लस कर लेगा। जैसे मान लो यहां तो 10 तो था ही, 10 ये हो गया, मान लो 10 तो यहां 10 10 20 हो गया, और मान लो 5 यहां, तो 25 रुपए आ जाएगा। M2 कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से वो M2 निकाल लेगा। आप निकालेगा वो M3। M3 में किस किस को जोड़ेगा, लोगों के पास जितना पैसा वो तो जोड़ेगा, प्लस बैंक में टोटल कितना पैसा है, मतलब बैंक के डिमांड डिपॉजिट में कितना पैसा है और बैंक के टाइम डिपॉजिट में कितना पैसा है। पोस्ट ऑफिस वाला नहीं, सिर्फ बैंक वाले दोनों, और मनी इन हैंड में। ठीक है, और तीनों को प्लस करेगा वो, तो बता देगा कि M3 में इतना पैसा, और M4 में क्या करेगा, सारा टोटल, मतलब लोगों के हाथ में कितना पैसा है, बैंक के टाइम डिपॉजिट में या फिर डिमांड डिपॉजिट में कितना पैसा है, या फिर पोस्ट ऑफिस पे कितना डिपॉजिट में पैसा है। और ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये बड़ी बार पेपर में डायरेक्ट पूछेगा कि M3 विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट M3। ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा M3 में क्या आएगा, पैसा इन पब्लिक हैंड, पब्लिक हाथ में कितना पैसा है, प्लस बैंक के टाइम डिपॉजिट में कितना पैसा है, वो टाइम वाली संदूकड़ी में कितना पैसा, और सेविंग वाले संदूक में कितना पैसा है, किसकी, बैंक की, वो आपका क्या हो जाएगा M3। ठीक है, और M1 M2 है तो नैरो मनी, और इसको कहते हैं ब्रॉड मनी। अब देखो नैरो मनी को कहते हैं क्योंकि जो इनका बेस है वो अमाउंट जो होगा कम होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो M1 में क्या होगा, 2 ही फिगर ऐड हो रही है ना, M2 में क्या हो रही है, 3 फिगर ऐड हो रही है। बट लोग आप पोस्ट ऑफिस में कम पैसा जमा करवाते हैं एज कंपेयर टू बैंक के डिमांड और टाइम डिपॉजिट वाले में। ठीक है, तो उनमें अमाउंट ऑफ मनी कम होगा, डेट इज बाय नैरो मनी। और इन दोनों से ज्यादा पैसा M3 में होगा, समझ आई, क्वांटिटी वाइज, और M4 में तो सबसे ज्यादा क्वांटिटी वाइज पैसा होगा। ठीक है, और आरबीआई जो है वो इसी को M3 को ही निकालता है एज ए मनी सप्लाई डिटरमाइन करने के लिए। मतलब अगर उसको भारत देश में आप सबको बताना है कि भारत में कितनी मनी सप्लाई है, मींस अमाउंट ऑफ मनी भारत की इकोनॉमी में कितना है, तो वो क्या करेगा, सीधा जाएगा M3 निकालेगा। M3 कैसे निकालेगा, पहले देखेगा कि लोगों के हाथ में कितना पैसा है, वो ऐड करेगा, प्लस क्या ऐड करेगा, बैंकों को बोलेगा जितने भी कमर्शियल बैंक है, भाई अपना अपना डाटा मुझे भेजो कि आपके टाइम वाली संदूक में कितना पैसा है, टाइम लायबिलिटी वाले संदूक में कितना पैसा है, और डिमांड लायबिलिटी वाली के संदूक में कितना पैसा है। वो तीनों को जोड़ेगा और बोल देगा कि भाई भारत में, M3 निकल जाएगा उससे, बोलेगा कि भारत में भाई इतनी ज्यादा मनी सप्लाई है, या फिर इतना अमाउंट ऑफ पैसा भारत की इकोनॉमी में है। जब उसको पता लग जाएगा, है ना, जब देखो मैं बिजनेसमैन हूं, अब मुझे पता लग गया कि भाई इस साल भारत में इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ पैसा था, अगले साल इतना अमाउंट पैसा हो गया। ठीक है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वही सब चीजें पता लग जाएगा ना, उस देश में कितनी इन्फ्लेशन है। अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी होगा तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, चीजें क्या होना शुरू हो जाएंगी, महंगी होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट उतना ही कम होना शुरू हो जाएगा। अगर मनी सप्लाई कम होगी तो इनमें क्या होना शुरू हो जाएगा, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, है ना, और इंटरेस्ट रेट भी क्या होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो M3 क्या करता है, तो आरबीआई इस तरह से M3 निकालता है। वो क्या करेगा, पैसा कितना हैंड में है, और कमर्शियल बैंक में टोटल लायबिलिटीज, उसकी टोटल लायबिलिटीज, टाइम लायबिलिटी प्लस डिमांड लायबिलिटीज कितनी ज्यादा है, इसी को क्या कहते हैं, M3 को ही मनी सप्लाई यूज किया जाता है। और इसी को अगर टेक्निकल टर्म में देखें तो टेक्निकल टर्म में इसको कहते हैं एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स, या फिर एग्रीगेट मनी सप्लाई। एग्रीगेट मनी सप्लाई, तो आरबीआई बताएगा आपको कि कितनी मनी सप्लाई है, उसके लिए वो क्या करेगा, M3 निकालेगा, दैट इज द मनी सप्लाई। इसी पे लास्ट ईयर 2020 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, वो अभी मैं बताऊंगा किस तरह से आपको टैकल करना है।
सप्लाई, ठीक है। तो इस तरह से आरबीआई जो है हमारा मनी सप्लाई निकालता है। इस तरह से वो बताता है कि जो भारत, देखो भारत की इकोनॉमी है, हमें उसी से मतलब है तो कि वो इस तरह से बताएगा कि भाई भारत में इतना अमाउंट ऑफ पैसा एक टाइम पे या फिर किसी पर्टिकुलर टाइम पे इतना ज़्यादा पैसा है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, लिक्विडिटी। ये कुछ टर्म्स हैं, ठीक है। ये टर्म्स जब मैं आपको मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब ये टर्म्स आपको याद रखनी है कि इसका मतलब क्या है। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि कोई भी एसेट्स कितनी जल्दी कैश में ट्रांसफर हो सकती है। अगर कोई भी एसेट कितनी जल्दी कैश में ट्रांसफर हो सकती है, वो उतनी ज्यादा हाईली लिक्विड, उसकी लिक्विडिटी उतनी ज्यादा हाई है। जैसे मान लो, और जो कैश रहती है दैट इज द मोस्ट लिक्विडिटी या फिर मोस्ट लिक्विड एसेट है। मींस जैसे मान लो मुझे कुछ भी खरीदना है, मुझे कुछ भी खरीदना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, कैश लेके जाता हूं कि नहीं जाता हूं, पैसा देता हूं और मैं वो चीज खरीद लेता हूं, ठीक है। डायरेक्टली जाके, अगर मान लो मेरे पास क्या है, एक सोने का टुकड़ा है, सोने का टुकड़ा वो मेरे पास क्या है, वो मेरा एसेट है, वो मेरी अपनी चीज है। अब मुझे उससे 100 रुपए की शॉपिंग करनी है, 100 रुपए का कुछ लेना है, ठीक है। अब मैं जाके वो सोने का टुकड़ा, तो उसको 100 रुपए का तो डायरेक्ट तो वो पकड़ाऊंगा नहीं, क्यों, क्योंकि वो सोने का टुकड़ा क्या है, महंगा है। अब मैं क्या करूंगा, उसको तोड़ के भी नहीं दे सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस एसेट को पहले कैश में ट्रांसफर करवाना पड़ेगा। वो कैसे करवाऊंगा, मैं ज्वेलर वाले के पास जाऊंगा, बोलूंगा भाई ये मुझे बेचना है, ठीक है। तो वो जो एसेट होगा वो ज्वेलरी वाला बोलेगा ठीक है भाई बेच दे। तो वो बोलेगा उसको जितना उसके इक्विवेलेंट पैसा होगा वो मुझे पैसा देगा। वो जो कैश आएगी वो मैं जाके क्या करूंगा, उससे अपनी चीज खरीदूंगा, ठीक है। दैट इज ए लिक्विडिटी। अब कह रहा है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोल देगा 4-5 चीजें आपको दे देगा, फिर नीचे ऑप्शंस में दे देगा, बोलेगा बताओ इनमें से कौन सी जो एसेट्स हैं वो हाईली लिक्विडिटी या फिर हाईली लिक्विड एसेट्स हैं, ठीक है। तो हाईली लिक्विड एसेट्स कौन सी होंगी, जो रेडिली कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी। जैसे मैंने आपको सोने की उदाहरण दिया, तो मैं जाऊंगा तो वो सोने वाला क्या करेगा, हार्डली 2 या 3 मिनट में वो क्या करेगा, उसको मेजरमेंट करेगा, तो वो ज्वेलरी वाला उसको तोलेगा, जितना मेरा पैसा बनेगा उसी समय 2-3 मिनट में मुझे क्या कर देगा, पैसा दे देगा। मींस जो सोना है वो हाईली लिक्विड एसेट्स है। इस तरह से गोल्ड जो हाई लिक्विड एसेट है, डिमांड डिपॉजिट हो गया, ठीक है। जो मैंने पैसा बैंक में जमा करा, मेरे पास एटीएम है, अब मुझे 100 रुपए की शॉपिंग करें, मैं तो उसको एटीएम तो नहीं दूंगा, है ना। तो मेरा वो मैं क्या करूंगा, वो जाऊंगा 2 मिनट में एटीएम से पैसे निकालूंगा, तो मैं जाके क्या करूंगा, उससे शॉपिंग कर लूंगा। उसका देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और शेयर बॉन्ड्स। गवर्नमेंट सिक्योरिटी आप बोलोगे सर क्या होती है, अब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मैं आपको नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ाऊंगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी क्या होती हैं, अभी के लिए आप याद रख लो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गए, शेयर बॉन्ड्स हो गए, ये सारे क्या है, हाईली लिक्विड एसेट्स है। मींस जब भी मुझे ये चीज, कोई भी एसेट जब बेचना हो, अगर उसका खरीदार मुझे 2 मिनट या 10 मिनट में, मुझे कोई भी बंदा उस चीज को 2 मिनट, 5 मिनट, आधे घंटे, घंटे में वो चीज खरीद ले, वो जो एसेट होगा वो हाईली लिक्विडिटी एसेट होगा, ठीक है। और दूसरे कौन से होते हैं, रिलेटिवली लिक्विडिटी। वो कौन से हो गए, जो मतलब बहुत जल्दी पैसे में कन्वर्ट नहीं हो सकते। मान लो मेरा घर है, अब मुझे कल 10 लाख की जरूरत पड़ गई या 20 लाख की जरूरत पड़ गई, अब मेरा घर एक रात में कौन खरीद लेगा, या फिर अगले घंटे मुझे मान लो 20 लाख की जरूरत है, तो मेरे पास अगर कोई पेंटिंग पड़ी है, मेरा घर है, मेरा कोई प्रॉपर्टी है, उसको बेचने में मुझे 1 महीना लग सकता है, 2 महीने लग सकता है, पेपर वर्क होता है, तो वो इतनी जल्दी कैश में ट्रांसफर नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि उन एसेट को हम कहेंगे उनकी लिक्विडिटी क्या है, बहुत कम है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, 4-5 आपको ऑप्शन दे देगा, बोलेगा बताओ इनमें से कौन सा एसेट्स हाईली लिक्विडेटेड है या फिर कौन सा एसेट ये रिलेटिवली लिक्विडिटी इसकी कम है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। अगला टॉपिक देखो, तो ये जो टर्म्स एंड लिक्विडिटी क्या होती है, हाई लिक्विडिटी, रिलेटिव लिक्विडिटी और लिक्विडिटी इंजेक्शन। ये जो सारी की सारी टर्म्स है ना, ये आगे आरबीआई के रोल में, कि आरबीआई किस तरह से वर्क करता है, या फिर हमारी मॉनेटरी पॉलिसी में, जब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाऊंगा, वहां फिर मैं आपको समझाऊंगा नहीं, वहां फिर मैं आपको सीधा बोल दूंगा लिक्विडिटी, ठीक है। तो आपको फिर याद आना जाना चाहिए, ठीक है। अब कह रहा है लिक्विडिटी इंजेक्शन, ये टर्म में क्या होता है, देखो जैसे हमें क्या करता है, कोई इंजेक्शन लगाता है, डॉक्टर हमें इंजेक्शन लगाता है, तो डॉक्टर क्या करता है, कुछ ग्राम, जैसे इंजेक्शन जो होता है वो 1 mg का होगा, है ना, तो कुछ ग्राम मिलीग्राम जो इंजेक्ट होगा वो क्या करेगा, हमारी बॉडी में इंजेक्ट करेगा, ठीक है। इसी तरह लिक्विडिटी इंजेक्ट मींस क्या करना, क्या पैसे का इंजेक्शन लगाना हमारी इकोनॉमी को, ठीक है। मतलब हमारी इकोनॉमी में क्या करना, पैसा इंजेक्ट करना, इन्फ्यूज करना, उसको कहते हैं लिक्विडिटी इंजेक्शन। कौन करेगा, आरबीआई करेगा। वो क्यों करेगा, क्यों नहीं करेगा, वो हम क्या करेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ाएंगे। वो कब करेगा, कब उसको जरूरत होती है लिक्विडिटी इंजेक्ट करने की, कब लिक्विडिटी इंजेक्ट करने की जरूरत नहीं होती है, ऐसा आरबीआई क्यों करता है, वो हम मॉनेटरी पॉलिसी में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बट आपको ये याद रखना है कि लिक्विडिटी इंजेक्शन क्या होता है, कि आरबीआई क्या करता है, पैसा इकोनॉमी में
डालता है। वो क्यों डालता है वो मैं आपको मॉनेटरी पॉलिसी में अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। अभी की याद रख लो लिक्विडिटी इंजेक्शन का मतलब क्या है, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी पे हर साल क्वेश्चन आता है। एक मैंने आपको 2019 का क्वेश्चन करवाया जिसका आंसर क्या था, डिपॉजिट था। और 2020 में भी मॉनेटरी पॉलिसी पे क्वेश्चन, मनी सप्लाई पे क्वेश्चन आया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है प्रीलिम्स 2020 पे। ठीक है, ठीक है। 1 मिनट वीडियो पॉज करके आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। अच्छा ठीक है, जिनका आंसर आया वो तो ठीक है, ठीक है। जिनका नहीं आया, जिनको समझ नहीं आया वो देखो मैंने आपको समझाया। देखो इस क्वेश्चन को सबसे पहले थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि मैंने आपको बताया कि मनी सप्लाई इकॉनमी में कितनी है वो कौन निकालेगा, आरबीआई, ठीक है। आरबीआई ये बताने के लिए क्या करेगा, क्या निकालेगा, M3 निकालेगा। M3 कैसे निकालेगा, वो क्या करेगा, 3 चीजों को ऐड करेगा। एक कि CU जो मैंने आपको बताया कि लोगों के हाथ में कितना पैसा है, ये चीज प्लस करेगा। प्लस क्या करेगा कि बैंक के डिमांड डिपॉजिट में कितना पैसा है, मतलब बैंक के करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में कितना पैसा है टोटल बैंक के, और बैंक की टाइम लायबिलिटीज पे कितना पैसा, मींस वही बैंक के फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट में कितना पैसा है। इन तीनों को वो प्लस करेगा, क्या निकलेगा, M3। और M3 जब निकलेगा तो वो बोल देगा कि भाई भारत में मनी सप्लाई इतनी है, फलानी फलानी इतना अमाउंट है, इतने लाखों करोड़ रुपया अमाउंट है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हाइपोथेटिकल फिगर्स लेंगे। अब मान लो कैश इन हैंड कितनी है, 200 रुपया, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट जो है बैंक में, मतलब लोगों ने जो सेविंग अकाउंट और जो डिमांड में पैसा जमा करा, मान लो उसमें कितना है, 400 उसमें है, और टाइम लायबिलिटी मान लो कितना है, 500 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 400, 500, 900 और 200, 1100 रुपये हो जाएगा। तो बोलेगा कि भारत में मनी सप्लाई कितना है, कितना अमाउंट ऑफ मनी है, 1100 रुपये, ठीक है। इस तरह से मनी सप्लाई निकालेगा। आओ क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूपीएससी क्या कह रहा है, कह रहा है इफ यू विड्रॉन, अगर आप 1 लाख रुपया कैश में अपने डिमांड डिपॉजिट से निकालोगे, मींस इस वाले खाते से आप क्या करोगे, पैसा निकालोगे इन 400 रुपए में से, ठीक है। इन 400 रुपए में से आप पैसा निकालोगे, तो द इमीडिएट इफेक्ट ऑन एग्रीगेट मनी सप्लाई, एग्रीगेट मनी सप्लाई मैंने आपको लिखवाया, दैट इज M3 इन द इकोनॉमी विल बी, कि कह रहा कि जब आपने 1 लाख रुपया डिमांड डिपॉजिट से निकाला, जब आपने 1 लाख रुपया डिमांड डिपॉजिट से निकाला, तो जो मनी सप्लाई था, जो M3 था, उस पे इमीडिएट तुरंत प्रभाव क्या पड़ा। और 4 ऑप्शन में क्या दे रहा है कि जो मनी सप्लाई थी, M3 था, वो 1 लाख रुपया कम हो गया, पहला ऑप्शन। दूसरा कह रहा है कि वो जो इंक्रीज हो जाएगा, कि जो M3 था वो 1 लाख रुपया बढ़ गया। तीसरा कह रहा है कि वो 1 लाख से ज्यादा बढ़ गया, मतलब जो M3 था वो 1 लाख ना कम हुआ ना ज्यादा हुआ, हां ज्यादा हुआ बट 1 लाख की बजाय 10 लाख बढ़ गया, ठीक है। और चौथा कह रहा है टू लीव इट अनचेंज्ड। तो इसका आंसर जो था, इसका आंसर क्या था, टू लीव इट अनचेंज्ड, आंसर डी आंसर। तो आप बोलोगे सर ये कैसे, अब देखो मोस्टली जो लोग थे वो तुक्का लगा के आए, या फिर उन्होंने सोचा, दिमाग लगाया होगा कि भाई 1000 रुपया यहां से निकाला और क्या हुआ, 1000 रुपए की तो मतलब लाख रुपए यहां से निकाला और लाख रुपए की तो मनी सप्लाई में कमी आएगी, ठीक है। बट आप ये जो सोच रख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है और ये सोच रख रहा है कि यहां से निकाला और इसलिए M3 में मनी सप्लाई में लाख रुपए की कमी आएगी, तो आंसर क्या होगा, ए। बट ऐसा नहीं, ऐसा देखो क्यों नहीं है, ऐसा देखो क्यों नहीं है।
क्वेश्चन कह रहा है, आप इस फिगर पे आओ, 1 लाख की जगह हम क्या करते हैं, हाइपोथेटिकली लेते हैं 100 रुपया, ठीक है। तीनों का सम क्या है, M3 है। अब कह रहा है कि उस बंदे ने, यहां लाख कह रहा है, मैं हाइपोथेटिकली कह रहा हूं 100 रुपया, कह रहा है कि बंदे ने 100 रुपया निकाला, डिमांड डिपॉजिट से निकाला। अब जब वो डिमांड डिपॉजिट से कोई पैसा निकालेगा तो वो जो पैसा क्या होगा, कहां चला जाएगा, लोगों के हाथ में जाएगा कि नहीं जाएगा। मतलब 100 रुपया यहां से आया और कहां चला गया, CU वाले पार्ट में चला गया, लोगों के हाथ में चला गया। अब रिजल्ट क्या हुआ, यहां कितना हो गया 300 प्लस यहां कितना हो गया 300 प्लस यहां कितना रहा 500, टोटल सम कितना हुआ 500, 300, 800, 300, 1100, डेट इज M3। M3 में कोई चेंज आया, M3 में कोई चेंज आया, M3 में चेंज कोई नहीं आया, डेट इज आंसर इज D। समझ आया, समझ आया M3 में चेंज, हाँ चेंज आया बट इसकी क्वांटिटी में चेंज आया। अगर वो कहता कि डिमांड डिपॉजिट वाले साइड में कमी आई, हाँ यहां 300 हो गया, 400 का, यहां 300 हो गया, लेकिन यहां तो बढ़ गया। और लोगों जो मनी सप्लाई है वो इन तीनों का सम है, एग्रीगेशन है, लेकिन टोटल में क्या हुआ, कोई चेंज तो नहीं आया। समझ आया, कोई चेंज तो नहीं आया, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, आंसर डी होगा, आंसर डी होगा। ठीक है, अब एक और छोटी सी एग्जांपल है कि इसको समझते हैं। अब मान लो ये कुआं है या किसी का घर है, यहां 2 बाल्टियां पानी है, ये बकेट 1 है, ये बकेट 2 है, ठीक है। और टोटल अमाउंट ऑफ पानी यहां 10 लीटर है और यहां भी कितना है 10 लीटर है, और टोटल अमाउंट ऑफ पानी कितना हो गया 20 लीटर पानी हो गया, 20 लीटर पानी हुआ। तो ये 20 लीटर पानी को क्या कहेंगे हम, टोटल अमाउंट ऑफ पानी कहेंगे। अब वो कह रहा है कि यहां से मैंने 2 लीटर पानी निकाल के यहां डाल दिया, मतलब बकेट 2 से पानी 2 लीटर निकाल के यहां निकाल दिया। अब यहां कितना रह गया 8 लीटर पानी रह गया, और यहां कितना हो गया 12 लीटर पानी रह गया, ठीक है। और अब टोटल अमाउंट ऑफ कितना रहा, फिर भी टोटल तो कंबाइन होगा, टोटल कितना रहा, फिर भी 20 लीटर रहा। मतलब टोटल में कोई चेंज नहीं आया। चेंज कब आता कि मैं क्या करता, बाहर से यहां क्या करता 2 लीटर पानी ऐड करता, तब टोटल आता इसमें 10 और 10 20 प्लस 2 22, तब मेरी मनी सप्लाई बढ़ जाती। समझ आया। अगर मैं क्या करता यहां से 2 लीटर पानी यहां तो ऐड करता, यहां से क्या करता बाहर कर देता, 2 लीटर पानी यहां से विड्रॉ कर लेता, तब मेरी मनी सप्लाई कितनी हो जाती 20 की बजाय 18 लीटर हो जाती। तब मैं कहता कि मेरी मनी सप्लाई 2 लीटर कम हो गई। उसने क्या किया है, यहां से सिर्फ यहां शिफ्ट किया तो चेंज तो कुछ आया ही नहीं, क्योंकि वो क्या होगा प्लस होगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, डी है। समझ आया, समझ आया। तो इसका आंसर क्या था, डी था। तो इस तरह से आपको सोचना है। हाँ, इनके अमाउंट में चेंज आया, जो पब्लिक में पैसा होगा उसमें चेंज आया है, उसमें क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि उसने क्या किया है, बैंक से पैसा निकाल के लोगों के हाथों में गया है। जो पब्लिक में पैसा कितना, उसकी इंटेंसिटी में चेंज आई है, और डिमांड डिपॉजिट की इंटेंसिटी में कमी आई है। बट ओवरऑल सम में, टोटल मनी सप्लाई में कोई चेंज नहीं आई है। तो इसका आंसर क्या था, डी। जिन्होंने ज्यादा दिमाग लगा के, जिन्होंने ज्यादा PhD करके, जिन्होंने ज्यादा हाई फाई सोच के, ज्यादा इकोनॉमिस्ट बन के जिन्होंने आंसर लगाया था ए, उनको क्या मिला 0.25 का माइनस मिला, ठीक है। और जिन्होंने अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा था कि क्या हो सकता है, जिन्होंने सिर्फ वही वाला M3 वाला फॉर्मूला लगाया, ठीक है, टोटल प्लस में कोई कमी आई नहीं है, तो इसलिए क्या होगा आंसर, टू लीव इट अनचेंज। कोई मनी सप्लाई में चेंज नहीं होगी। मनी सप्लाई में चेंज कब होती कि अगर इस सम में RBI क्या करता, पैसा छाप के इस सम में ऐड करता, तब मनी सप्लाई में चेंज आती। यहां क्या करता, ये जो सम था इसको पैसा यहां से निकाल के अपने पास रख लेता RBI, अपने अकाउंट में रख लेता, तब मनी सप्लाई में कमी आ जाती। बट उसने ऐसा क्वेश्चन में नहीं बोला हुआ है। उसने बोला सिर्फ यहां से पैसा यहां निकाला, बोलो M3 में क्या चेंज आया, तो M3 में कोई चेंज नहीं आया। समझ आया इस क्वेश्चन का किस तरह से टैकल करना था, समझ आया UPSC मनी सप्लाई पे क्वेश्चन किस तरह से पूछती है, समझ आया। तो रट्टा नहीं मारना है, तो रट्टा नहीं मारना है। उसके पीछे कंसेप्ट क्या है, किस तरह से उस क्वेश्चन को टैकल किया गया है, मनी सप्लाई कहती क्या है, क्या इसका इंपैक्ट पड़ता है, वो चीजें समझनी है, ठीक है। समझ आया। इस तरह से क्वेश्चन मनी सप्लाई पे पूछा जाता है, तो आंखें खुली रखनी है क्या पूछ रहा है वो क्वेश्चन पे, ठीक है, रिवाइज करना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा मॉनेटरी पॉलिसी। अगर ये बहुत अगर समझ आई हो अच्छे से तो कमेंट करें,
किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी बताएं। इस वीडियो को अच्छे से अच्छे शेयर करें। जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो केएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो सब इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा एफर्ट के साथ मैंने पढ़ाया आपको। कोई भी क्वेश्चन जो होगा, कोई भी क्वेश्चन मॉनेटरी पॉलिसी पे या फिर मनी सप्लाई पे, आज किसी भी एग्जाम का मनी सप्लाई पे क्वेश्चन जाके टैकल करना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपकी मॉनेटरी पॉलिसी को पूरा कंप्लीट करवाऊंगा और उस पे भी क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं, यूपीएससी में क्या पूछा हुआ है, किस तरह से उस क्वेश्चन को अप्रोच करना था, कहां गलती हो सकती थी, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू।